हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स का चैप्टर 5 जुडिशरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जुडिशरी क्या होती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि हर एक सिटीज़न को जस्टिस मिलना चाहिए, मतलब न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय मिलेगा कैसे भाई? अगर कोई भी ट्रेजेडी होती है, कोई भी केस होता है, तो हम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, पर पुलिस तो फाइनल डिसीज़न नहीं लेती ना। ठीक है, तो लोग किस में जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में अपने जो भी केस है उसको लिखवाते हैं, अपील करते हैं। ठीक है, तो जो जज जो होते हैं वो दोनों पार्टीज़ की बात को सुनते हैं। ठीक है, तो जो जजेस जो होते हैं वो इम्पार्शियल होते हैं। इम्पार्शियल मतलब भेदभाव ना करना, सही को सही बोलना और गलत को गलत। मतलब सिटीज़न को क्या मिलना? जस्टिस मिलना, न्याय मिलना, उसके साथ पार्शियलिटी ना होना। तो ये जो सब सिस्टम है ये कौन देखती है? हमारी जुडिशरी। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी? अब जुडिशरी का रोल क्या है भाई? तो हमारे जो कोर्ट्स हैं डिसीज़न लेते हैं बहुत सारे इश्यूज़ पे। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी केस हो गया तो उसको सुनेंगे, फिर फाइनल डिसीज़न जो लेंगे वो हमारे जजेस लेंगे। ओके, ये डिसाइड इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं। जैसे आपको क्लास 8 थे तो क्लास 8 के अकॉर्डिंगली रूल्स बता रखे हैं कि कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट को नहीं मारेगा। ठीक है, और आपको बता रखा है कि जो स्टेट्स हैं वो मतलब कैसे कैसे, जैसे रिवर्स जा रही हैं तो वो कैसे कैसे वाटर को शेयर कर सकते हैं, पानी को। ठीक है, और दे कैन पनिश पीपल, वो लोग पनिश भी कर सकते हैं पीपल को अगर उसने कोई क्राइम किया है। जैसे किसी ने कोई क्राइम करा है तो जज ही तो सज़ा सुनाता है कि इसको जेल होगी इतने टाइम तक के लिए, या फिर इसको कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सज़ा दे दी जाएगी, ये चीज़। तो ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। अब जो जुडिशरी का काम है वो आपको बताया गया है। फर्स्ट वन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब देखिए, जो झगड़े जो होते हैं उनको कैसे रिसॉल्व करती है और किन के बीच में झगड़े। तो जुडिशियल सिस्टम जो है प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर रिसॉल्विंग डिस्प्यूट को रिसॉल्व करना। जैसे किन किन के बीच के झगड़े? सिटीजन्स के बीच के झगड़े हैं, या फिर सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच का है। ये क्या इशू है इसको हम आगे पढ़ेंगे, जैसे सिटीज़न और गवर्नमेंट का क्या इशू हो। दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई इशू है उसको भी रिसॉल्व करती है, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई इशू है तो ये इसको भी रिसॉल्व करेगी। Judicial review. As the final interpreter of the Constitution, the judiciary also has the power to strike down particular law passed by the Parliament if it believes that there is violation of the basic structure of the Constitution. सिंपल बात ये बताई गई है, अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा रूल पास किया, फिर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल पास किया जो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे गए हैं उसके अगेंस्ट में है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे बेसिक स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं, जैसे कि किसी भी सिटीज़न के राइट्स को वायलेट किया जाए, जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब राइट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी सिटीज़न के फेवर में वो नहीं है, किसी भी के अगर कुछ लोगों के फेवर में वो नहीं है, तो जुडिशियल के पास पावर है कि वो उस लॉ को पास करने से मना कर सकती है। ठीक है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए और लोगों के हित में होना चाहिए। ओके, तो ये होता है आपका जुडिशियल रिव्यू। अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। देखिए, हर किसी इंडियन सिटीज़न के पास ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है अगर उसको ऐसा लगे कि उसका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है। ठीक है, मतलब आप उसके फंडामेंटल राइट को क्या कर रहे हो? वॉयलेट कर रहे हो। कैसे वॉयलेट कर रहे हो? देखो, एक एग्जाम्पल बता रखा है हकीम शेख का, जो कि एक एग्रीकल्चरल लेबरर था। ठीक है, वो एक चलती हुई ट्रेन से क्या हो जाता है? गिर जाता है और उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पर फिर भी कुछ हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो उसको एडमिट करने से क्या कर देते हैं? रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं कि हम आपको एडमिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर वो अपना इलाज करा ही लेता होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर ये जो केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट पे चला जाता है, मतलब वो केस कर देता है गवर्नमेंट पे कि भाई मेरे को तो कहीं से भी ट्रीटमेंट ही नहीं मिला। ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनती है तो आर्टिकल 21 में क्या प्रोवाइड करा गया है कि हर एक सिटीज़न के पास क्या है? फंडामेंटल राइट टू लाइफ है। और राइट टू लाइफ में क्या इंक्लूड है? राइट टू हेल्थ। ठीक है, तो आपको मतलब क्या मिलना चाहिए? ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उसको इस हकीम शिप को क्या देना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, जितने का भी उसको ये
लॉस हुआ है, कंपनसेशन मतलब हर जाना, मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसने भाई ट्रीटमेंट कराया होगा, जितने पैसे इसके लगेंगे और ज़्यादा, तो उतने पैसे कौन देगी? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इसे देगी, ठीक है। तो ये बताया गया है कि जो पेशेंट है उसको भाई आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए इमरजेंसी के टाइम पे। तो ये किस किस के बीच में है? पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो दो लोग कौन कौन हुए? एक सिटीज़न हो गया और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो मैंने आपको बताया ना कि सिटीज़न और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का भी डिस्प्यूट को जुडिशरी क्या करती है? रिसॉल्व करती है। तो ये एक एग्जाम्पल था, ओके। इधर हमें दे रखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया की, ये रही, वो स्टैब्लिश्ड हुई थी 26 जनवरी 1950 को। डेट आपको याद रखनी है, 26 जनवरी 1950। द डे, इस दिन पे क्या हुआ था? इंडिया रिपब्लिक डे आप सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। लाइक इट्स प्रेडिसर, इससे पहले क्या होती थी? फेडरल कोर्ट होती थी इंडिया की 1937 से 1949 तक। ये कहाँ पर लोकेटेड थी? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट हाउस। बट एट प्रेजेंट जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर बनी हुई है? मथुरा रोड, न्यू दिल्ली इन 1958, ओके। व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? अब देखिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है, मतलब जुडिशरी अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले, किसी पे भी उसका दबाव ना हो, ठीक है। आप समझते हैं, आप एक सिचुएशन को इमेजिन करो जिसमें एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, उसने एक फैमिली की ज़मीन को क्या कर लिया है? हड़प लिया है। विद इन दिस जुडिशियल सिस्टम जो पॉलिटिशियन है उसके पास पावर है कि वो जज को अपॉइंट भी कर सकती है या फिर हटा भी सकती है, ठीक है, किसी भी टाइम पर। व्हेन यू टेक दिस केस टू द कोर्ट, जब आप इस केस को कोर्ट के पास लेके गए तो जज तो है वो तो आप क्लियरली क्या दिखेगा? पार्शियल दिखेगा पॉलिटिशियन के लिए। क्यों? क्योंकि भाई पॉलिटिशियन के पास पावर है, वो तो अगर जज ने उसके फेवर में डिसीजन नहीं लिया तो वो तो जज को ही हटा देगा, ठीक है। तो सीधी बात है, फिर जज किसके लिए डिसीजन लेगा? उस पॉलिटिशियन के लिए डिसीजन लेगा, मतलब यहाँ पे तो जज इंडिपेंडेंट है ही नहीं। तो जो कंट्रोल जो है पॉलिटिशियन का होल्ड ओवर द जज डज नॉट अलाउ फॉर द जज टू टेक एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो जो पॉलिटिशियन का जो दबाव बना हुआ है उसकी वजह से जो जज है हमारा वो अपना डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो इससे क्या हुआ? दिस लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वुड फोर्स द जज। तो ये क्या फोर्स करेगा जज को कि वो सारी जजमेंट्स किसके फेवर में दे? पॉलिटिशियन के फेवर में दे। अगर उसके फेवर में नहीं देगा तो भाई पॉलिटिशियन उसे हटा देगा। Although we often hear of rich and powerful people in India trying to influence the judicial process, और हमने देखा होगा कि कैसे जो अमीर लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, वो क्या कोशिश करते हैं? इन्फ्लुएंस करने को जुडिशियल प्रोसेस को, ठीक है, पावरफुल। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्ट करता है इस टाइप की सिचुएशन से। मतलब हमारी जो जुडिशरी है वो बिल्कुल क्या है? इंडिपेंडेंट है। आप ना तो उसको पैसे दे के खरीद सकते हो, ठीक है, ना ही आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और ना ही किसी का इसके ऊपर दबाव है। वो अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली देंगे तो वो इम्पार्शियल होंगे, पार्शियल नहीं होंगे। मतलब जस्टिस, न्याय की बात, न्याय को ही मतलब न्याय दिया जाएगा लोगों को, सही बात पे जो सही होगा उसको सही ठहराया जाएगा और जो गलत होगा उसको गलत, ओके। तो वन एस्पेक्ट ऑफ दिस इंडिपेंडेंस इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर। आपने ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, अब इसको समझते हैं। इज़ अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका मतलब क्या होता है कि हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, कौन कौन सी? एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी। हमने देखा था कि तीनों जो है अपना काम खुद ही करती हैं और तीनों में से कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। तो द लेजिस्लेचर, what this means here is that other branches of the government, तो कौन कौन सी ब्रांचेज है? दूसरी दो, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो ये इंटरफेयर नहीं करेंगी किसके काम में? जुडिशरी के काम में। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। इवन ये भी नहीं कि गवर्नमेंट के फेवर में कोर्ट डिसीजन ले, ठीक है। कोर्ट जो है वो न्याय का डिसीजन लेगी। अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे भी केस है और सिटीजन है तो जो सही होगा, अगर गवर्नमेंट सही है तो गवर्नमेंट के फेवर में और सिटीजन सही है तो सिटीजन के फेवर में, ओके। फॉर द अबव सेपरेशन टू वर्क वेल, it is also crucial that all judges in the High Court as well as Supreme Court are appointed with very little interference from these other branches of government. तो इसमें आपने देखा कि जो जजेस होते हैं वो अपॉइंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि बैंक में लोग पेपर देके अपॉइंट होते हैं, SC SSC वगैरह का एग्ज़ाम होता है, ऐसे ही जो आपके जजेस जो होते हैं वो भी एग्ज़ाम वगैरह दे करके लोग अपॉइंट होते हैं। फिर इनके काम के बेसिस पर, ठीक है, किस टाइप का ये लोग काम कर रहे हैं उसी के बेसिस पर इनको आगे प्रमोशन मिलता है। मतलब ये बोला गया कि गवर्नमेंट इनमें इंटरफेयर नहीं करेगी,
ठीक है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट बताएगी कौन आगे जाएगा कौन नहीं आगे जाएगा, ये लोग इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। इनके काम के बेसिस पे ही इनको आगे बढ़ाया जाएगा। नहीं तो ऐसे तो अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करने लगी तो फिर ये गवर्नमेंट के फेवर में काम करेंगे और फिर वो चीज़ सही नहीं होगी, ठीक है। और एक बार किसी भी ऑफिस में हम किसी को भी अपॉइंट कर लेते हैं, वंस अपॉइंटेड टू दिस ऑफिस, अगर ये रिमूव मतलब आपको उसको हटाना किसी भी जज को, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। एक बार उनको अपॉइंट कर लिया। It is the independence of the judiciary that allow the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the executive, ठीक है। तो इसमें सिंपल बात ये बता रखी है कि ये लोग जो जिनके पास पावर है, ठीक है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये लोग अपनी पावर का क्या ना करें, मिसयूज़ ना करें, ठीक है। ये नहीं कि अपने अपने फेवर में देख रहे हैं, सिटीजन्स के लिए कोई वो ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ देखती है। ये और क्रूशल रोल प्रोवाइड करती है कि लोगों के फंडामेंटल राइट को क्या करे, प्रोटेक्ट करे सिटीजन को। एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट, कोई भी कोर्ट में पहुंच सकता है अगर उसको लगे कि उसका फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है, मतलब आप उसके अगेंस्ट में कुछ कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़। तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया, आप पढ़ते हैं इसे, देखिए। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ द कोर्ट इन अवर कंट्री। कितने लेवल बताए आपके, 3 लेवल। There are several court at the lower level while there is only one at the apex level. तो कुछ कोर्ट्स जो होती हैं वो लोअर लेवल पे होती है, while there is only one at the apex level, जो कि है सुप्रीम कोर्ट। देखिए 3 टाइप की है, सबसे नीचे लोअर लेवल, उससे ऊपर हाई कोर्ट और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। द कोर्ट दैट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद वॉट आर कॉल्ड सबॉर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहाँ पर लोगों का सबसे ज़्यादा काम होता है, आते जाते रहते हैं, वो कौन सी कोर्ट है आपकी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दे आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल और इन द टाउन्स। ये कोर्ट आपको कहाँ पे मिलेंगी, डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मथुरा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तहसील में, टाउन में। यहाँ पे बहुत सारी टाइप की केसेस को सुना जाता है, जैसे क्राइम का हो गया, बहुत सारे केसेस होते हैं वो चीज़, ठीक है। तो ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट को किस में डिवाइड करा गया है, डिस्ट्रिक्ट में, दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज, जिसमें क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है। हर एक स्टेट में क्या होती है, ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट, ठीक है, हर एक स्टेट की हाई कोर्ट होती है, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, जो सबसे ऊंची कोर्ट मानी गई है। जैसे यूपी की जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है आपकी, प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद में, ओके। एट द टॉप इज़ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, और सबसे ऊपर की जो कोर्ट मैंने आपको बताई वो कौन सी है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, जिसका हेड कौन है, प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एट प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस कौन है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, शरद अरविंद बोबड़े, ये एट प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस हैं। देखिए चेंज होते रहते हैं चीफ जस्टिस, मैं आपको एट प्रेजेंट की बता रही हूँ। द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया। जो फाइनल डिसीजन जो होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई डिसीजन हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, नहीं अच्छा नहीं ठीक लगा विक्टिम को या फिर जो भी अदर पार्टी है उसको, तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। हाई कोर्ट से भी वो सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो सुप्रीम कोर्ट पे कर सकती है, बट जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो बिल्कुल फाइनल डिसीजन होगा, ओके। तो मैंने आपको 3 स्ट्रक्चर बताए थे, लोअर लेवल, और आपका ये यहाँ पे हाई कोर्ट आ जाएगा और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है, हाई कोर्ट्स आर फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन द 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़। कौन कौन सी हैं, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, जहाँ पर सबसे पहले हाई कोर्ट बनी थी 1862 में। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कब बनी, 1966 में। एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट, कितनी हाई कोर्ट्स हैं, 25। वाइल मैनी स्टेट्स हैव देयर ओन हाई कोर्ट, बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनकी खुद की हाई कोर्ट्स हैं। अब पंजाब और हरियाणा है जो कि एक कॉमन हाई कोर्ट को शेयर कर रही हैं, जो कि कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। एंड 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम, कौन कौन सी हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, इनकी एक कॉमन हाई कोर्ट है, कहाँ पर, गुवाहाटी में, ठीक है। आंध्र प्रदेश, अमरावती एंड तेलंगाना की हैदराबाद में, इनकी सेपरेट हाई कोर्ट है। पहले ये 7 सिस्टर्स की एक ही हाई कोर्ट थी, अब आंध्र प्रदेश की अमरावती में हो गई और तेलंगाना की हैदराबाद में, बट असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्टिल गुवाहाटी में है, ठीक है। इनकी कब हुई है सेपरेट हाई कोर्ट, फ्रॉम 1 जनवरी 2019। सम हाई कोर्ट्स हैव बेंचेस इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट फॉर ग्रेटर accessibility. आर दीज डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कोर्ट्स, हाँ जी बिल्कुल, येस दे आर।
इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंडिया में कैसा जुडिशियल सिस्टम है? इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, मीनिंग दैट डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन लिया है तो वो दोनों कोर्ट्स को मानना पड़ेगा। अनदर वे, एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं हम इस इंटीग्रेशन को, किसके थ्रू? अपीलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। अपीलेट सिस्टम में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी बंदा है जो केस चल रहा है लोअर कोर्ट में, सबसे पहले उसने अपील करी, वहाँ से जो डिसीज़न आया वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। तो इसे बोलते हैं हम अपीलेट सिस्टम। ठीक है, दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ़ दे बिलीव, वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है अगर उसको ये लगे कि जो जजमेंट पास की गई है लोअर कोर्ट ने वो जस्टिफाइबल नहीं है, मतलब वो जस्टिस न्याय वाला डिसीजन नहीं है। अब हम इसको लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द अपीलेट सिस्टम। इसको हम एक केस स्टडी से समझते हैं, ठीक है, जो कि स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए कैसे लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चला, इसको समझते हैं। फरवरी 1980 में क्या हुआ कि लक्ष्मण कुमार थे, जिन्होंने जब वो 20 साल के थे तब उन्होंने शादी कर ली थी सुधा गोयल से। वो दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे, ठीक है, लक्ष्मण का भाई रहता था उसमें और उसकी फैमिली। 2 दिसंबर 1980 को क्या हुआ कि सुधा जो है उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में ड्यू टू बर्न्स, मतलब जलने की वजह से। सुधा की जो फैमिली है उन्होंने केस फाइल करा कोर्ट में। जब इस केस को सुनाया गया ट्रायल कोर्ट में, 4 ऑफ हर नेबर्स, जो उनके 4 पड़ोसी थे, उनको एज अ विटनेस लिया गया। उन्होंने बोला कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा के चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी, ठीक है, दैट फोर्स देयर वे इनटू लक्ष्मण फ्लैट, उसके फ्लैट से आवाज़ आई थी। देयर दे सो, उन्होंने क्या देखा कि सुधा जो है उसकी जो साड़ी है वो जल रही है आग से। वो फायर एक्सटिंग्विशर फायर, मतलब आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे? उस पर ब्लैंकेट लपेट करके। तो सुधा ने बोला कि जो उसकी मदर इन लॉ है शकुंतला, उसने उसके ऊपर कैरोसिन का तेल डाल दिया था और उसके हस्बैंड ने उस पर आग जला दी थी। तो इसमें क्या बताया गया कि जो सुधा की जो फैमिली थी और उनके नेबर ने ये बयान दिया कि जो सुधा के जो ये इन लॉज जो थे, मतलब जो सास ससुर वगैरह ये जो थे, ससुराल वाली फैमिली जो थी, ये लोग डिमांड कर रहे थे किसकी? डाउरी की, कि हमें कैश चाहिए, स्कूटर चाहिए, दहेज, फ्रिज चाहिए। जब उसका पहला बच्चा हुआ था तब की बात है। एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस, बचाव में, लक्ष्मण ने और उसकी माँ ने क्या बोला कि जो सुधा की साड़ी जो है वो तो एक्सीडेंटली, मतलब गलती से जल गई थी जब वो दूध को गर्म कर रही थी। तो इस बेसिस पर ऑफ दिस एंड अदर एविडेंस, जो ट्रायल कोर्ट जो थी उन्होंने क्या बोला कि लक्ष्मण और जो उसकी माँ है और उसके जो ब्रदर इन लॉ है सुभाष चंद्र, आर सेंटेंस्ड ऑल 3 ऑफ देम टू डेथ। तो यहाँ तो कोर्ट ने सबको मौत की सज़ा सुना दी। अब नवंबर 1983 को क्या हुआ, ये जो तीनों एक्यूज थे ये हाई कोर्ट में गए अपील करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के जो डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं थे। तो जब हाई कोर्ट ने इनके आर्ग्यूमेंट्स को सुना ऑफ ऑल द लॉयर्स एंड डिसाइडेड दैट सुधा हैड डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंट, फायर कॉज्ड बाय द कैरोसिन स्टॉप, लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष वर एक्यूटेड। तो भाई हाई कोर्ट ने तो ये प्रूफ कर दिया कि सुधा तो एक्सीडेंटली मरी थी। अब ये लोग क्या हो गए? छूट गए, इनको तो अब कोई सज़ा ही नहीं। तो आपने देखा पहले इनको लोअर कोर्ट पे गए ये लोग, ठीक है, वहाँ पे इनको डेथ की, मतलब फांसी की सज़ा दी, कैपिटल पनिशमेंट। दूसरी कोर्ट, फिर इन्होंने हाई कोर्ट, उससे ऊंची कोर्ट पे गए, वहाँ पे तो इनको बिल्कुल ही कह दिया कि भाई आपने तो कुछ किया ही नहीं, तो सब एक्सीडेंटली प्रूफ हुआ है। तो अभी तो किसकी बात मानी जाएगी? हाई कोर्ट की मानी जाएगी, क्योंकि वो लोअर कोर्ट से क्या है, ऊपर है। और आप देखो तो ये कौन सा सिस्टम चल रहा है? अपीलेट सिस्टम। पहले हम लोअर कोर्ट पे गए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट पे गए। अब आगे बढ़ते हैं। यू मे रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेंस मूवमेंट इन योर क्लास 7 बुक। आपको क्लास 7 में बता रखा था कि आपने पढ़ा होगा 1980s में एक वुमेन का ग्रुप था जिन्होंने आवाज़ उठाई थी किसके अगेंस्ट में, ये जो दहेज के चक्कर में जो लोग जो है मार देते थे लेडीज़ों को, उसके अगेंस्ट में। दे प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द फेलियर ऑफ द कोर्ट टू ब्रिंग दिस केसेस टू जस्टिस। मतलब कोर्ट इस पर कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रही थी कभी भी, मतलब कानून बन ही नहीं पा रहा था ढंग से। तो इस चीज़ के अगेंस्ट में लोग क्या कर रहे थे? आवाज़ उठा रही थी लेडीज़। द अबव ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड वुमेन एंड देन हेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन एंड फिल सेपरेट अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट। फिर फाइनली इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की होगी, ठीक है, थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स द्वारा अपील की गई।
अब देखिए 1985 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को सुना, किसको, जो अगेंस्ट द एक्यूटल ऑफ लक्ष्मण एंड 2 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, जो सुधा का जो केस चल रहा था, इस बात को अब सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना। अब सुप्रीम कोर्ट ने सारे आर्ग्यूमेंट सुने लॉयर्स के, तो फाइनल डिसीजन क्या निकाला कि जो लक्ष्मण जो है और उसकी माँ है, भाई इनको तो सज़ा दी जाएगी। मतलब अब ये प्रूफ हो गया कि इन्होंने ही उसको जलाया था, जबकि ब्रदर इन लॉ मतलब जो लड़के का जो भाई है उसका कोई भी इसमें हाथ नहीं था, उसको छोड़ दिया गया। ठीक है, क्योंकि उसके खिलाफ कितना कोई एविडेंस मिला भी नहीं था। ठीक है, तो उसको छोड़ दिया गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या डिसाइड करा कि इन दोनों को सज़ा दी जाएगी, मतलब जो सुधा थी उसके हस्बैंड को और उसकी मदर इन लॉ उसकी सास को, तो इनको जेल की सज़ा दी जाएगी। तो आपने देखा कि फाइनल डिसीजन किसका लिया गया, सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि लोअर कोर्ट ने तो डेथ की सज़ा दे दी थी, उसको भी नहीं माना, हाई कोर्ट ने छोड़ ही दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि एविडेंस के थ्रू कि इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, तो इनको जेल में रहने की सज़ा दी गई। तो ये चीज़ आपने केस स्टडी को समझा कि कैसे अपीलेट हुआ, मतलब पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो आज हम इस चैप्टर में यहाँ तक ही पढ़ेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपको और वीडियोस देखने हो चैप्टर के, ज्योग्राफी के, सिविक्स के, हिस्ट्री के, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ओके, और आगे की वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, आगे के चैप्टर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।